हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बंधु, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपको ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजाइन किया गया है। अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम क्या है, ऑन गोइंग है। तो आपको जो बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्या है, ये बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है। तो ये क्या है, आप जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉप 50 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये 50 का 50 क्वेश्चन को करेंगे। ये 50 क्वेश्चन में आपको 200 ऑप्शन है। 200 ऑप्शन मतलब 200 क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे इसके थ्रू, इस 50 क्वेश्चन के थ्रू। तो आप इस 50 क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होगा, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, देखिए, शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है। शक्ति बोले तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, अब ये जूल, जूल एनर्जी का इकाई होता है ना। ये तो नहीं होगा शक्ति। हाँ, वाट, वाट किसका इकाई होता है, पावर का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी को ऊर्जा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। और ये प्रेशर, प्रेशर बोले तो दाब, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका, पास्कल। तो ये चार ऑप्शन था, चार ऑप्शन में से मैंने चारों ऑप्शन को डिकोड कर दिया है। फर्स्ट वाला किसका मात्रक गिवन है, ऊर्जा का, वाट। दूसरा शक्ति का, तीसरा बल का, चौथा दाब का। आपको किसका आंसर पूछा है, शक्ति का। शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा, मैंने दर्पण के बारे में पढ़ाया था कि दर्पण कितने प्रकार के बेसिकली पाए जाते हैं। हमारे स्पेरिकल मिरर दो ही प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण जो चीज को देख बहुत ही छोटे होते हैं उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे दांतों में यदि कोई कैविटी है उसको देखने के लिए दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर किसका उपयोग करेगा, अवतल लेंस का। अवतल लेंस क्या करता है, छोटे वाले कैविटी को क्या करता है, बड़े करके दिखाता है। ठीक है, उसको साइज को क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर किस दर्पण का यूज करता है वहां पे, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज करता है। उत्तल दर्पण का क्या यूज कर में लेते हैं, उत्तल दर्पण बेसिकली हम लोग देखे होंगे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज में लिया जाता है। गाड़ी क्या होता है, जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर, जैसे कि बैक से कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं, उसको टर्निंग लेने के लिए क्या होता है, साइड मिरर का ही उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टर्न लेते हैं कि बैक से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए वहां पे उत्तल दर्पण का यूज में लेते हैं। उत्तल दर्पण करता क्या है, लार्ज एरिया को, ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया को क्या छोटे में करके दिखाता है। ठीक है, छोटे एरिया में कन्वर्ट करके शो करता है। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण के केस में गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और समतल दर्पण क्या करता है, समतल दर्पण बेसिकली यदि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जितने वस्तु को जितना दूरी में रखेंगे उतने ही दूरी में कैसा देगा, क्या देगा, एक्स दूरी में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो एक्स ही दूरी में क्या होगा, प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी होता है, वस्तु जितना दूर में रखेंगे उतने दूर में क्या देगा, इमेज देगा। ठीक है, जैसा साइज रहेगा वैसा ही साइज देगा। यदि साइज अपवर्ड है अपवर्ड ही इमेज देगा। ठीक है, यानी कि इसमें ऑलवेज इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है इसके केस में, समतल दर्पण के केस में। ठीक है, तो समतल दर्पण का उपयोग इस पर्पस के लिए करते हैं, जब भी मुझे क्या ऑब्जेक्ट दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर चाहिए तो मुझे समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेलनाकार दर्पण का यूज जनरली कम है। ठीक है, तो इसको स्टडी करेंगे जब तब देखेंगे। ठीक है, बेलनाकार एक यानी कि क्या है, स्पेशल केस है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन था, क्वेश्चन था, दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है,
किस दर्पण का? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है? छोटे कैविटी यानी कि वॉइड को देखने के लिए, बड़े साइज में देखने के लिए किस यूज किया जाता है? इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण छोटे छिद्र को बड़े छिद्र बना देता है, ठीक है, देखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? सपोज ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर में क्या होता है? जी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अर्थ के सेंटर में एकदम जी का वैल्यू हमेशा क्या होता है? वो 0 होता है, ठीक है। वहां पे ग्रेविटी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाता है? सेंटर पे 0 होता है, ठीक है। और ये जी का वैल्यू क्या होता है? अर्थ पे होता है 9.8, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये सेंटर पे अर्थ का क्या हो जाएगा? जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 नहीं, ठीक है, 0 हो जाएगा। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? जी का मान सदैव क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दे दिया है परावर्तन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा है प्रकीर्णन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन कब होता था? रिफ्लेक्शन जब होता है, जैसे ये कोई सरफेस है, ये नॉर्मल लेते थे, लाइट रे आया और लाइट इधर नहीं बेंड होके क्या हो रहा है? इसी सरफेस से सेम मीडियम में रिटर्न हो जाता था, ठीक है। एक ही मीडियम, ये मीडियम 1 है, सपोज ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 में ही लाइट आई और मीडियम 1 में ही क्या हो गई? रिफ्लेक्शन हो गया। जब एक ही मीडियम में क्या हो, लाइट रे का बेंडिंग होता था, तो उसमें केस में क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था, ठीक है। सेम मीडियम में इसमें क्या होगा? सेम मीडियम, मीडियम चेंज नहीं होगा, माध्यम क्या होगा? एक ही माध्यम होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन। अपवर्तन कब होता था? अपवर्तन देखिए, कोई एक मीडियम है, जैसे ये एयर है और ये वाटर है। एक माध्यम में ले लिए हवा, दूसरा माध्यम में ले लिए पानी। अब लाइट रे देखिए आ रही है, हवा में आई, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। अब ये देखिए नॉर्मल है, यहाँ से हवा से पानी में आ रहा है, तो रेयर से डेंसर में आ रहा है। तो क्या होता है? डेंसर में जब आता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता है, आता है, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ती है के किरण, यानी प्रकाश की किरण क्या होता है? जब हवा से पानी में इंटर करती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है, आपको ये पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मीडियम 1 N1 है, ये क्या है? N2 है। लाइट रे क्या हुआ? मीडियम 1 से मीडियम 2 यानी माध्यम 1 से माध्यम 2 में चले गई, ठीक है। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी तो क्या होता है वहां पे? वहां पे होता है अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन आप समझ गए, एक ही मीडियम में हुआ तो परावर्तन, दो मीडियम में बेंडिंग हुआ लाइट का तो क्या हो गया? अपवर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आप लोग देखे होंगे, डायमंड देखे होंगे, डायमंड सपोज मैं हेक्सागोनल शेप ले लिया, ठीक है। इसमें लाइट रे इंटर की, ये लाइट रे इस सरफेस से होगी, ये रिफ्लेक्शन होगा, फिर अगेन इधर से, फिर इधर से, इस सरफेस से इधर से, ये मल्टीपल क्या हो रहा है? इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। जब मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, एक ही मीडियम में हो रहा है। देखिए एक मीडियम में घुस गया लाइट, पहले तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, ठीक है। इस सरफेस में क्या हो गया? सपोज रिफ्रैक्शन हो गया, यानी अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद एक लाइट देखिए यहाँ पे, एक ही मीडियम में क्या हो रहा है? बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एक ही मीडियम में बार बार रिफ्लेक्शन होना क्या होता है? उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि इसमें बार बार क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आंतरिक
परावर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, बहुत ही क्या था, लाइट में क्या होता है, चमकता बहुत ज्यादा है। क्यों चमकता ज्यादा है, वहां पे क्या हो रहा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा होता है, इसलिए क्या होता है, डायमंड बहुत ज्यादा चमकीला होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग फाइव, हाँ एक और ऑप्शन है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन को भी समझ लेते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है, आप लाइट रे का क्या क्या होता है, जब 7 कलर्स में डिफरेंट यानी कि पैटर्न में फॉर्म होता है, स्कैटरिंग हो जाता है, लाइट रे का क्या हो जाना, स्कैटर हो जाना, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकीर्णन आप लोग समझ गए, प्रकीर्णन क्या था, जैसे इंटेंसिटी जो होता है वो इंटेंसिटी बोलते हैं, हाँ प्रकीर्णन जो होता है लैम्डा के क्या होता है, पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस लाइट का होता है, आपको बताया था मैं, जैसे प्रकीर्णन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये कोई क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या करते थे, लाइट रे क्या पास करते थे, इस सरफेस, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दो परावर्तक सतह होता है, फर्स्ट परावर्तक सतह और सेकंड परावर्तक सतह। यहाँ पे देखिए लाइट इंटर किया और ये क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, बैंड होगा, बैंड देखिए यहाँ N1 मीडियम से क्या हो रहा है, N2 मीडियम में इंटर कर रहा है, तो N1 देखिए क्या है, ये क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में जाता क्या होता है, नॉर्मल की ओर मुड़ता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ा देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, डेंसर मीडियम, अब फिर ये रेयर मीडियम में जा रहा है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ लाइट रे को 7 डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे दूं कि यहाँ क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट वाला जो लाइट होता है कलर किसका होता है, रेड का, और लास्ट वाला किसका होता है, वॉयलेट का। तो सबसे कम किसका झुकाव होता था, लाल का, और सबसे ज्यादा किसका झुकाव होता था, वॉयलेट का, ठीक है। तो जिसका झुकाव ज्यादा होगा, ठीक है, अब आपको पता होगा कि लेमडा किसका ज्यादा होता है, लेमडा तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, लाल का, तो लाल का ज्यादा मतलब इसका, ये ज्यादा मतलब ये क्या होना चाहिए, ये ज्यादा मतलब ये कम। तो प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, देखिए सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का, और सबसे ज्यादा झुकाव वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है, ये चारों टर्म्स को समझ गए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, आइए बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऐसे बार बार क्या हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उसके अंदर, तो उसके सिद्धांत पर काम करता है। कौन, ये ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर आपका काम करता है, ठीक है। डायमंड भी किसके सिद्धांत पे काम करता है, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी बार बार उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जब मैं फिजिक्स का, जब जेई का पार्ट का डिस्कशन कर रहा था कि मोटर किस में कन्वर्ट करता है, जनरेटर क्या किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बैटरी क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, फिजिक्स का जेई का मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी क्या है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। अब देखिए मोटर, मोटर क्या करता है, मोटर आप देखे होंगे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन, मोटर, ठीक है। जनरेटर इसका अपोजिट करता है, इसका उल्टा, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में, यानी यांत्रिक ऊर्जा किसमें, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी कि इसका मोटर का जस्ट उल्टा काम करता है, कौन, जनरेटर। बैटरी क्या करता है, रसायन ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि
ये रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? बैटरी। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वो वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, यानी कि वोल्टेज को इनहेंस करता है, हाई भी कर सकता है और लो भी कर सकता है। तो वोल्ट ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज का क्या करना? स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, ये काम होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। तो अब आपसे पूछा है यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आपका जनरेटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का मतलब बोलते हैं ये खाने वाला सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? धोवन सोडा है, Na2CO3। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट 10H2, ये धोवन सोडा है। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा बोलते हैं। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या है? बेकिंग सोडा क्या कौन सा है? बेकिंग सोडा कौन सा हो जाएगा? उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है? ये खाने वाला सोडा होता है। NaHCO3 को ही क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और पूछे ही जाते हैं। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि ये NO है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है NO2। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? N2O, नाइट्रोजन, ये है। ठीक है। अब मुझे बताओ किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है? लाफिंग गैस है। ठीक है। ये देखिए NO क्या है? एक जहरीली गैस है। ठीक है। ये बहुत ही क्या होता है? विषैली गैस होता है। कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जहरीली गैस होता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या होता है? एक कॉमन गैस होता है जो वायुमंडल में पाया जाता है। कितना परसेंट रहता है ये वायुमंडल में? 78%। ठीक है। 78% के अराउंड में ये नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है। तो आपका एक विषैली गैस था, यहाँ में एक क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? आपका लाफिंग गैस है, यानी कि ऐसा गैस क्या जो हंसाता है, उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है वो मोसले है। मोसले को क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। इसने है ना एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, यानी कि एटॉमिक यानी क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या दिया था? ये पीरियोडिक टेबल को, एलिमेंट को क्या किया था? सजाया था। और ये वाला मेंडलीव जो है ये एटॉमिक मास के बेसिस पे सजाया था। और ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किसने सजाया था? मोसले ने। ठीक है। मोसले ने परमाणु क्रमांक के बेसिस पे, यानी कि परमाणु क्रमांक होते हैं, परमाणु, हाँ, क्रमांक के बेसिस पे ये सजाया था, यानी कि कोई भी एलिमेंट के क्रमांक के बेसिस पे ये पीरियोडिक टेबल को सजाया था। और ये द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बेसिस पे सजाया था। ठीक है। कौन? मेंडलीव। ठीक है। न्यूटन साहब आपको पता ही होगा, ये किस में काम किए थे? ये एक भौतिक शास्त्री है। ठीक है। फिजिक्स में काम किए थे। डाल्टन परमाणु के सिद्धांत पे काम किए थे। ठीक है ना। डाल्टन किस में काम किए थे? परमाणु के सिद्धांत पे काम किए थे। ठीक है ना। तो परमाणु के सिद्धांत पे किसने? डाल्टन साहब ने काम किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी के इसलिए से जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने
क्रमांक के बेसिस में, किसी भी एलिमेंट को उसके परमाणु क्रमांक के बेसिस पे इसने सजाया था, इसलिए इसको आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? आपको पता होगा जल, मैंने आपको बार बार समझाया था पीएच स्केल में, पीएच स्केल एक सोरेसन नाम का साइंटिस्ट ने दिया था। अब मुझे बताओ, ये 7 होता है, इधर 7 से कम, यानी 0 से स्टार्ट होता है पीएच स्केल, कहाँ में एंड होता है? 14 में खत्म होता है। अब मुझे बताओ, 0 से 7 से कम, 7 से कम क्या होता है? अम्लीयता को दिखाता है, अम्लीयता। 7 से ज्यादा किसको दिखाता है? क्षारीयता। ठीक है, और साथ में उदासीन यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, साथ में किस में दिखाता है? उदासीन को। ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, किसका? यानी कि पीएच स्केल का। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां में क्या एसिडिक नेचर क्या होता है? खत्म होता है, और बेसिक नेचर क्या होता है? स्टार्ट होता है, यानी कि अम्लीयता खत्म होता है यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, यानी कि उदासीनता। पीएच का मान में क्या होता है? उदासीन। आप यानी कि जल को पिए होंगे, सॉरी, जल को पिए होंगे तो जल को ना ही आपको खट्टा और ना ही लवणीय लगता है, ये कैसा लगता है? न्यूट्रल लगता है, ना ही खट्टा ना ही क्षारीय, तो कैसा लगता है? उदासीन लगता है। ठीक है, तो इसलिए जल का पीएच मान क्या होता है? 7। आपको क्वेश्चन में पूछे 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का मान पीएच वैल्यू क्या होगा, तो वो भी क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। कमरे के तापमान में कौन सी धातु तरल होती है? कमरे के तापमान में देखिए, मरकरी ही एक ऐसा धातु है, Hg, ये कमरे के तापमान में क्या होती है? ये लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि तरल होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी कि तरल रूप में होती है, और ये ठोस में होती है। और ये भी, लोहा भी किस में होता है? ठोस में। ये भी ठोस में, यानी सॉलिड सॉलिड फॉर्म में चांदी, लोहा और सोडियम, ये किस में पाया जाता है? ठोस में। ओनली लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। तो कमरे के तापमान में कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, मरकरी। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे में गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? यहाँ पे देखिए, कॉपर दे दिया है आपको ऑप्शन में, जिंक दिया है, टीन दिया है, और एल्यूमिनियम दिया है। आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो हाईली रिएक्टिव यहाँ सब में से ये जिंक है। ठीक है, तो इसलिए जिंक क्या करते हैं? इस वाले आयरन के सरफेस में, यानी कि इस सरफेस में यूज करते हैं, किसको? जस्ता को यूज करते हैं, किसके लिए? गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके बाकी मेटल का क्या है? इसका रिएक्टिविटी क्या है? हाई है। ठीक है, अभिक्रियाशील क्या है? हाई है। किसका? जस्ता का। तो इसलिए जस्ता को क्या करते हैं? उस पे लोहे के परत पे चढ़ाते हैं, किसके लिए? गैल्वेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक जो है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो वो ब्यूटेन है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन है। ठीक है, मीथेन गैस CH4 रहता है। ठीक है, ये मीथेन है। ठीक है, इथेन, मीथेन के बाद इथेन होता है C2H, जैसे CnH2n से निकाले +2, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा? 6, C2H6 किसका होता है? इथेन का होता है, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको पूछा है एलपीजी का मुख्य घटक, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक होता है। ब्यूटेन एलपीजी में फिल करते समय डाला जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको केंद्रक, राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। केंद्रक क्या होता है कोशिका में, ये कोशिका का जस्ट लाइक ए ब्रेन के जैसा काम करता है, ठीक है। ये यानी कि कोशिका का क्या होता है, मस्तिष्क कहा जाता है किसको, केंद्रक को, सेंटर को, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये प्रोटीन प्रोटीन का क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, कौन, राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि एटीपी जैसे ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या बोलता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। क्यों क्यों ये क्या होता है, यहाँ एनर्जी का यानी एटीपी जैसा ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, इसलिए इसे पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है, ये यहाँ में क्या होता है, यहाँ में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है, वो अलग करता है, ये इसलिए इसे हत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा जैसे एटीपी का निर्माण के में क्या करता है, ये अपना भूमिका निभाता है, तो इसलिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, रक्त का थक्के जमने में आपको पता होगा विटामिन के का क्या करते हैं, विटामिन के कारण ही क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा डी। अब ऑप्शन ए में दे दिया है विटामिन ए, बी में दिया है सी विटामिन डी, ठीक है। अब ये आंख के रक्त का थक्का को जमने के लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन सी, विटामिन सी किसके लिए है, विटामिन सी है यानी कि स्किन के लिए, ठीक है। और ये विटामिन डी किसके लिए है, विटामिन डी है किसके लिए, आपके हड्डियों के लिए, ठीक है। यानी कि हड्डियों के लिए क्या है, ये रक्त के थक्के जमने में मदद करता है हड्डियों में विटामिन डी के कारण, ठीक है। तो विटामिन क्या है, विटामिन के है, रक्त के थक्के जमने के कारण जमने में मदद करता, कौन, विटामिन के, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो विटामिन डी के कारण क्या होता है, रक्त का क्या होता है, थक्का जमता है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या यानी कि ह्यूमन हार्ट, देखिए ह्यूमन यानी कि 2 हार्ट होता है फिश के केस में, ठीक है। और 3 हार्ट होता है किसके केस में, मेढक में होता है, ठीक है। 4 जो होता है वो मानव में होता है, ठीक है। मानव में कितने हार्ट होते हैं, यानी कि हृदय में कक्षों की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं, किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि आपको पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी को, ठीक है। आपको बायोलॉजी में ये थायराइड क्या होता है, एड्रिनल क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, ये आपको ब्रीफली समझाया जाएगा। तो आपको फर्स्ट यहाँ पूछा गया है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अभी आप ध्यान रखिए इसको, इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से देखिए आपका, इंसुलिन मतलब क्या, आपको पता होगा आपके घरों में आसपास बहुत सारे पेशेंट होते होंगे डायबिटीज के, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप लोग घरेलू भाषा में शुगर हो गया है, ठीक है। तो शुगर होते हैं, शुगर शुगर को मेंटेन रखने के लिए, शुगर को मेंटेन यानी कि अपने यानी कि जनरल रखने के लिए, यानी कि सामान्य रखने के लिए क्या दिया जाता है, वो इंसुलिन ही दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिन देते हैं किसके लिए, जब डायबिटीज हो जाता है पेशेंट को, तब जाके इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता है। बेरी बेरी कब होता है, जब B1 की कमी से बेरी बेरी का रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स कब होता है,
वो विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। और मधुमेह किस लिए होता है? इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह की बीमारी हो जाता है, यानी कि शुगर। इसलिए शुगर जब हो जाता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन उसको दिया जाता है, ठीक है। जिसका कमी हो जाता है उसको पूर्ति करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? अब बताओ, हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त क्या होता है? लाल होता है, तो ये तो नहीं होगा। क्लोरोफिल, हाँ क्लोरोफिल एक रिस्पॉन्सिबल है क्या? पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करने में। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? मेलानिन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होता है आपको, वो किसमें पाया जाता है? आपको ब्लड में पाया जाता है। किसमें? ब्लड में और लीवर में, ठीक है। मेलानिन पाया जाता है आपके आंख में, आंख, आपके बाल, ठीक है, आपके फेस, ये सब चीज में क्या हो जाता है? मेलानिन पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। आपको ये पता होगा क्लास 6 से। मनुष्य के समान रक्तचाप कितनी होती है? आपको पता है वो 120/80 क्या होता है? नॉर्मल। हम लोग जब जब भी जाते हैं हॉस्पिटल, फर्स्ट क्या मेजर करता है? रक्तचाप आपको मेजर करता है। ये देखता है कि आपका रक्तचाप सामान्य है कि नहीं। रक्तचाप यदि ज्यादा हो कम हो, उस हिसाब से क्या हो, उसको उस पेशेंट को उससे ट्रीट किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। रक्तचाप देखिए, ये ऊपर वाला जो है, जब आपका हार्ट क्या हो, वर्किंग कंडीशन में हो, एकदम प्रॉपर वर्क काम कर रहा होगा। और ये देखिए जब रेस्ट कर रहा होगा, कंडीशन में है। जब आरामदायक में नॉर्मल कंडीशन में हो, तब ये रहता है 80। अब जब हाई कंडीशन में, जब वर्किंग कंडीशन हो हार्ट का, तो 120, ठीक है। तो ये क्या होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? रेसिस्टेंस। आपको पता है एम्पियर किसका होता है? ये धारा का होता है। ये वोल्टेज का होता है। ओम, ओम किसका होता है? ये प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का। वाट किसका होता है? ये शक्ति का यूनिट होता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट सी, ओम। क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंगों की सबसे तेज किसमें चलती है? आपको बताओ, ध्वनि की तरंगें निर्वात में क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में होती है, यानी सॉलिड चीजों में, यानी कि स्टील में। आप लोग देखे होंगे, इन जनरल में, बच्चों में, जब पटरी के बगल में जब ट्रेन चलती थी, बहुत दूर रहती थी, तो कान लगा के सुनते थे कि देखते आवाज मिलती थी, ठन ठन ठन, ऐसा आवाज सुने होंगे आप लोग। तो देखे होंगे कि ट्रेन बहुत दूर रहता है, माइल्स में रहता है, ठीक है। तो भी क्या, उसकी आवाज, चलने की आवाज आपको कान लगा के सुनने से सुनाई देती थी, ठीक है ना। और सुनाई देती भी है। आप लोग ट्राई नहीं करिएगा, यानी कि काहे कि ये रिस्ट्रिक्शन है, रूल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टील ठोस, यानी कि ये, इसमें क्या होता है? सबसे तेज ध्वनि क्या होता है? सुनाई देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टील में सबसे तेज ध्वनि होती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है? जो चीज दिखाई नहीं देता है उसको, यानी कि क्या करता है, एक एक्चुअल में उसको, जो दिखाई नहीं देता उसको उसके लिए मैग्नीफाई कर देता है। उसको जो सामान्य रहता है उसके लिए वो सामान्य ही दिखता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको दोष नहीं है, आप अवतल लेंस लगाइएगा तो आपके आंखों में वो चीज बहुत बड़ा दिखेगा एक्चुअल से, ठीक है। तो जिसको दोष होगा उसके लिए ये कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस इजीली क्या करेगा, यानी कि करेक्ट कर देगा, किसके लिए? निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकता है। कौन? ये कॉनकेव लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और बाइफोकल यूज करते हैं कब?
जब दोनों दृष्टि दोष हो जाए, किस कोण भी निकट और दूरी दोनों हो जाएगा, तब बाइफोकल यूज करेंगे। बाइफोकल रहेगा, ठीक है। देखिएगा किसी किसी का दोनों लेंस लगा होता है, एक नीचे में अलग, ऊपर के ग्लास में, यानी कि एक ही ग्लास में नीचे साइड में अलग, नजदीक के देखने के लिए, यानी कि नीचे में कौन सा लेंस लगा रहेगा, अवतल, और ऊपर में कौन सा लेंस लगा रहेगा, उत्तल, ठीक है। ऐसे यूज किए जाते हैं कब, जब जिनका दोनों में प्रॉब्लम होता है, निकट और दूर के लिए दोनों में प्रॉब्लम हो तो बाइफोकल, निकट के लिए रहा तो अवतल और दूर के लिए रहा तो उत्तल। तो इसके केस में क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपको पता होगा लाइट ईयर, लाइट ईयर जो है, सॉरी, लाइट ईयर किसकी है, ये डिस्टेंस की इकाई है। समय किसकी इकाई है, समय का इकाई क्या होता है, ये सेकंड होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। डिस्टेंस, इसका प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या होता है, इसका दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तीव्रता का ये कैंडेला ऐसा ये मात्रक, और गति का, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। ये किसका मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहली बात तो थर्मामीटर किसके लिए यूज करते हैं, तापमान मापने के लिए टेम्परेचर। बैरोमीटर किसके लिए मापते हैं, ठीक है। सिस्मोमैग्नोमीटर मापते हैं किसके लिए, रक्तचाप के लिए, ठीक है। ये क्या मापता है, रक्तचाप को मापता है, कौन, मैग्नोमीटर, ठीक है। आमीटर क्या मापता है, ये धारा को मापता है, ठीक है, विद्युत धारा को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या मापता है, रक्तचाप को मापता है। अब बोल रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता है साधारण नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, यही होता है। पोटेशियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम क्लोराइड नहीं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, आपको ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 28, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाया जाता है, और परमाणु भार को A से दर्शाया जाता है। तो ये परमाणु भार है, ठीक है, परमाणु ये भार है, और ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो किससे दर्शाएंगे, Z से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो है वो सीसा और टीन का मिश्र धातु है, ठीक है। अब देखते हैं, फर्स्ट दे दिया तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता जो होता है वो होता है पीतल को बोलते हैं, ठीक है। और तांबा और टीन इसको कांसा को बोलते हैं, किसको, कांसा का बर्तन को, ठीक है। तांबा और जस्ता पीतल, तांबा और टीन कांसा, लोहा और कार्बन ये किसको बोलते हैं, ये इस्पात को बोलते हैं, ठीक है, या आयरन को बोलते हैं, इस्पात। तो आपको ऑप्शन में पूछा था, क्वेश्चन पूछा था सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, ये लेड और टीन, यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है, कौन, सोल्डर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चींटी को डंक में से कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में जो होता है वो आपको, अब देखिए ऑप्शन दे दिया है, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में मिलता है, लेमन में, ठीक है, नींबू में। लैक्टिक अम्ल आपको देखे होंगे दही में, दूध में, दही, ये गुण लैक्टिक पाए जाने के कारण क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट होता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है आपको किसमें, चींटी में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसलिए जब चींटी डंक मारता है तो क्या होता है, बहुत ही लहरता है, ठीक है ना। तो किसके कारण, फॉर्मिक एसिड रहता है उसके डंक में, वो डंक क्या करता है, एसिड क्या करता है आपको यानी कि वो क्या करता है आपको ऐसा महसूस कर दिलाता है कि किसी चीज ने काट लिया। किसके कारण होता है ऐसा, ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण, उसके डंक में प्रेजेंट होने के कारण ये
चीजें होता है। तो चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपको बेसिकली पालक में मिल जाएगा, ठीक है। पालक के साग होते हैं ना, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? चींटी के डंक में, ठीक है। 29 क्वेश्चन में बोल रहा है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों को अध्ययन को बेसिकली यानी कि स्टडी ऑफ फंगाई को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यानी कि माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फंगाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, यानी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और फाइकोलॉजी जो बोला जाता है वो एल्गी, एल्गी क्या होता है? ठीक है, शैवालों के स्टडी को बोला जाता है, शैवालों को स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, ठीक है। अब साइटोलॉजी जो बोला जाता है वो सेल का स्टडी यानी कोशिकाओं का स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। और इकोलॉजी बोला जाता है पर्यावरण के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए, हम लोग पर्यावरण के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, इसको भी, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, यानी फंगाई का स्टडी जब करेंगे तो ऐसे स्टडी को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। और एल्गी शैवालों का अध्ययन करेंगे तो ये फाइकोलॉजी। साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? सेल के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। और पर्यावरण के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए जिसका अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे इकोलॉजी, ठीक है। तो आपका आंसर क्वेश्चन पूछा था स्टडी ऑफ फंगाई, तो माइकोलॉजी। तो आंसर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी आपको पता होगा फेमूर क्या होता है? सबसे बड़ी हड्डी होता है। और स्टेप्स क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी होता है, ठीक है। सबसे छोटी क्या होता है? स्टेप्स हड्डी होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त जो है वो एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि रक्त जो क्या करता है, विभिन्न अंग और प्रणालियों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का उत्तक है? कनेक्टिव, ठीक है। तो रक्त का आंसर क्या आ जाएगा? संयोजी उत्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अब देखिए यहाँ पे ये किसका प्रतिशत है? ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का, और ये 0.003 CO2 का, ठीक है। और ये 0.9 आर्गन का है, ठीक है। आर्गन गैस 0.9%। तो अब मुझे बताओ, आपको हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत बोले तो क्या बोलिएगा? 78% है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मैं आपको समझाया था, रक्त का लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त का लाल ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब मैं बता दूं WBC क्या करता है। ये WBC जो है ये एक शरीर में प्रतिरोध है, किसका? रोग का प्रतिरोध है, रोग को आने से रोकता है, ठीक है। कौन? ये WBC, ठीक है। तो WBC होना बहुत ही जरूरी है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा भी रक्त का थक्का जमाने में काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा जो है ये, अब देखिए नाभिक के विखंडन दे दिया है, नाभिकीय संलयन होता है, संलयन है, कोयले का जलने से नाभिकीय ऊर्जा मिलेगा? सौर ऊर्जा मिलेगा? नहीं। रासायनिक अभिक्रिया से सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है? बहुत बड़े समस्थानिक छोटे छोटे समस्थानिक में विखंडित होना, ठीक है। तो जब बड़े समस्थानिक छोटे समस्थानिक में विखंडित होगा तो नाभिक के विखंडन होगा। ये बेसिकली होता किसमें है? परमाणु बम में होता है, ठीक है। परमाणु बम में क्या हो रहा होता है? एक बड़ा एनर्जी छोटे छोटे एनर्जी में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं, यानी कि
बड़ा समस्थानिक छोटे छोटे समस्थानिक में विखंडित होकर क्या होते हैं, विस्फोट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या ज्यादा एरिया में क्या करते हैं, उसको कवर कर किया जाता है। इसलिए परमाणु बम में कौन सा ऊर्जा रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है, इसमें परमाणु बम में। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन जो होता है छोटे समस्थानिक बड़े समस्थानिक बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम समस्थानिक का फॉर्मेशन होना, ठीक है। यानी छोटे समस्थानिक से बड़े समस्थानिक का फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के ऊर्जा में यही संलयन होता है, ठीक है। छोटे छोटे ऊर्जा एक बड़े ऊर्जा में किसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आयन छोटे छोटे समस्थानिक बड़े समस्थानिक में एक ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें हो रहा होता है, ये स्टार और सन, इस समय क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो सौर ऊर्जा के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, कोयले का जलना नहीं, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं हो रहा होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन यानी कि जुड़ते हैं, और परमाणु बम में क्या होता है, विखंडन होते हैं, ठीक है। आपको जब भी पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो परमाणु बम में क्या हो रहे होते हैं, नाभिक का विखंडन हो रहे होते हैं, और सौर ऊर्जा में नाभिक का संलयन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किसके केस में था, सौर ऊर्जा के केस में। किस गड्ढा को लाल गड्ढा कहा जाता है, अब मार्स में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको मंगल गड्ढा भी कहा जाता है। इसलिए सब मार्स, इलोन मस्क इस प्रोजेक्ट में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि मार्स में क्या है, जीवन है, ठीक है। तो मंगल ग्रह, ठीक है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मार्स को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्स। क्यों, क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर का होता है। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, अब यूनिवर्सल डोनर का मतलब ऐसा डोनर, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप को क्या अपना रक्त प्रदान कर सके, ठीक है। तो ऐसा डोनर कौन सा होता है, ऐसा ओ में होता है। वो जो होता है वो सबको दे सकता है बट सबसे ले नहीं सकता, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लेने वाला होता है ये, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन, ओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। यूनिवर्सल डोनर का मतलब सबको दे सकता है बट सबसे ले नहीं सकता है, तो वो क्यों, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान जस्ट जस्ट क्षारीय होता है, ना ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है, और ना ही उदासीन होता है। तो मानव रक्त का जम कुछ हद तक क्षारीय होता है। तो क्या होता है, कुछ हद तक क्षारीय मतलब मोर देन 7 के जस्ट ही होता है। तो आपको जब भी याद ना रहे आप समझिएगा क्षारीय होता है, किंतु क्षारीय में बहुत कम होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्षारीय में, देखिए ये क्या है, ये अम्लीयता है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्षारीय में, ये भी क्या हो गया, अम्लीयता, तो ये भी नहीं होगा। क्षारीय में ये दोनों हुआ, तो क्षारीय में कम क्षारीय, तो ऑप्शन बी आपका थोड़ा कम क्षारीय है। तो 7.4 क्या है, पीएच मान किसका, मानव ब्लड का यानी मानव रक्त का, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर, आप लोग इसको देखते हुए आप लोग फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दोगे, ठीक है। किंतु मानव शरीर का सबसे इंटरनल ऑर्गेन है ये यकृत, ठीक है, इंटरनल अंग है, यानी आंतरिक सबसे बड़ा अंग किसको बोला जाता है, लीवर को। किंतु यहाँ पूछा आपको क्वेश्चन में मानव का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, ये स्किन को बोलते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन जल्दी से क्विक मारना नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइम देना है। आंतरिक पूछा है तो आपको यकृत मारना है, यदि आंतरिक नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको त्वचा मारना है यानी कि स्किन, ठीक है। तो आपको मैं समझा दिया कि सबसे बड़ा ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन
यकृत ही होता है, यानी कि लीवर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्किन होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या दे दिया है, इंटरनल का बात नहीं किया है, आंतरिक का बात नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो है वो CO2 सॉलिड फॉर्म में जो पाया जाए, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, यानी कि, ठीक है, ठोस रूप में CO2 का ठोस रूप में मिलना ही क्या बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन बल की इकाई क्या है? जूल। जूल किसका इकाई है, एनर्जी का, ऊर्जा का। वाट किसका एनर्जी है, पावर का, पावर, ठीक है। ये एनर्जी हो गया, ये पावर हो गया, ये फोर्स यानी बल का, और कैंडला इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो अब मुझे बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन, बल की एसआई मात्रक, तो न्यूटन हो जाएगा आपका क्या, बल का एसआई मात्रक। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? प्लायन वेग बोलते हैं उसको एस्केप्ड वेलोसिटी, यानी कि इसको ई से दिखाते हैं, वो क्या होता है, √2g r। r यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ, यानी कि अर्थ का क्या, त्रिज्या, यानी कि रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एस्केप्ड वेलोसिटी। कोई भी गति एस्केप्ड ये निकलता है v = 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेकेंड में यदि इतना स्पीड दे दिया जाए, कितना 11.2 किलोमीटर का स्पीड प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो यानी कि गुरुत्वाकर्षण फील्ड क्या कर देगा, वो त्याग कर देगा, ठीक है। वो दोबारा कभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वो गुरुत्वाकर्षण फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस स्पीड को ही क्या बोलते हैं, एस्केप्ड वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर, यानी एक सेकेंड के अंदर किसी भी वस्तु को यदि हम ही को यदि 11.2 किलोमीटर का स्पीड दे दे एक सेकंड के अंदर, तो हम भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से स्केप कर जाएंगे, कहाँ से, ग्रेविटेशन फील्ड को, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर से स्पीड से यदि एक सेकंड के अंदर ये प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या कर देगा, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 11.62 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। विटामिन की कमी से क्या होता है, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, आपका स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। ये सी की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, डी की कमी से है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और एनीमिया बेसिकली आयरन की कमी से होता है, ठीक है। कि ये बेसिकली किस में पाया जाता है, ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, गर्ल्स में पाया जाता है ज्यादा एनीमिया का प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक ना स्कर्वी का कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज है ना, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उसने केंद्रक का खोज किया था, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। पास्चर ने क्या किया था, पास्चराइजेशन का नियम दिया था, ठीक है। और डार्विन तो आपको पता ही है, आनुवांशिकता, ठीक है। तो आपको रॉबर्ट हुक क्या किया था, वो कोशिका का खोज किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रेटिनोल। रेटिनोल किसमें होता है, आंखों में प्रॉब्लम होता है, रतौंधी को बोला जाता है, ठीक है। रतौंधी किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। इसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। अब बोल रहा है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम ही क्या है, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल,
टैकोफेरोल कैल्सीफेरोल जो होता है वो बेसिकली कैल्शियम यानी विटामिन डी की कमी से जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको कैल्सीफेरोल बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल बोला जाता है, ठीक है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। और टैकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, टैकोफेरोल जो कमी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, टैकोफेरोल। और विटामिन सी स्कर्वी जो होता है विटामिन सी के कारण से होता है, तो स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 45, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन रहेगा तो और क्या करेगा, वो आग को इंक्रीज करेगा, है ना, ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा चीज देंगे जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को कट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या कर सकता है, ऑक्सीजन को कट कर सकता है ना, ऑक्सीजन को कट कर देगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो अग्निशामक यंत्र में बेसिकली कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन एक कॉमन गैस है जो 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। हीलियम गैस भारी गैस होता है जो हल्का होता है, वो किस में यूज किया जाता है, गुब्बारों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, गुब्बारा छोड़ देने से हीलियम गैस भर के छोड़ देने से क्या हो जाता है, वो फ्लो करने लग जाता है, तैरने लग जाता है हवा में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अग्निशामक गैस के लिए उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, अम्लीय वर्षा किनके ऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन के ऑक्साइड के लिए CO2 का निर्माण होता है, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, हाँ, तो सल्फर और नाइट्रोजन से ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। फास्फोरस नहीं, मीथेन, क्या मीथेन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये रिस्पॉन्सिबल, वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबल गैस है ग्लोबल वार्मिंग का, कौन, ये मीथेन, ठीक है। तो सल्फर और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का ऑक्साइड का कारण हो जाएगा, तो सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, मानव खोपड़ी में देखिए, मानव खोपड़ी में बेसिकली 8 थोड़ा कपाल वाला पार्ट में होता है और 14 जो होता है वो फेस वाला पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये 8 और ये टोटल कितना हो गया, 22, तो 22 हड्डियां होती है किसमें, मानव के खोपड़ी में, ठीक है। तो बेसिकली 22 हड्डियां होती है किसमें, मानव का मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी में, ह्यूमन स्कूल में ना। आवृत्ति की इकाई क्या होता है, हाँ, फ्रीक्वेंसी का इकाई क्या हो जाएगा, हर्ट्ज ही होता है, हर्ट्ज, ठीक है। डेसिबल किसका होता है, इंटेंसिटी का, तीव्रता का, ठीक है, तीव्रता का, इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, डेसिबल, डीबी, इसी में मापते हैं। मीटर दूरी का ऐसा ही मात्रक है। सेकेंड समय का ऐसा ही मात्रक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, किस धातु को रणनीति धातु कहा जाता है। रणनीति धातु देखिए, गोल्ड दिया है, टाइटेनियम दिया है, आयरन और सिल्वर। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये देश की रक्षा, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसके लिए यूज में लिया जाता है। इसमें मिलिट्री पर्पस के लिए भी टाइटेनियम का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी टाइटेनियम का यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक फ्यूचर मेटल भी कहा जाता है इसको, यानी भविष्य का धातु भी कहा जाता है, ठीक है। इसका टाइटेनियम को क्या बोला जाता है, इसमें भविष्य में इसका बहुत ही यूज है, ठीक है, बहुत ही यूजफुल मेटल है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है, क्यों, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या आता है, रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। क्यों इसको इंडस्ट्री पर्पस, मिलिट्री पर्पस, ठीक है, में यूज में लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रणनीतिक धातु भी कहा जाता है।
ना क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी क्या है? अब देखिए दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम का, कैल्शियम इज द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क, यानी कि दूध में क्या मिलता है? कैल्शियम। B12 पाया जाता है। सेब में लाइट यानी कि थोड़ा कम मात्रा में क्या पाया जाता है? यानी कि सी पाया जाता है, ठीक है। अब आंवला यानी कि खट्टे फल में तो सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है ना। केला, केला में, केला में क्या पाया जाता है? केला गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम या कैल्शियम? नहीं, पोटेशियम। तो पोटेशियम पाया जाता है केला में। तो आपको आंवला किसका पाया जाता है? विटामिन सी का भरपूर मात्रा में पाया जाता है आंवला में, यानी खट्टे फल में। तो ये क्या हो जाएगा इसका? गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन? आंवला, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप अपना तैयारी को बूस्ट करते रहिए। धन्यवाद।